नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 15। ठीक है मित्रों, तो इस अध्याय का नाम है हमारे चारों ओर वायु। ठीक है मित्रों, तो इसमें हम वायु के बारे में आधारभूत जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है मित्रों, जो बेसिक जानकारी होती है वायु, हमारे चारों ओर जो वायु होती है उसके बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। ठीक है मित्रों, तो कृपया कर आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इसके बारे में अच्छे से समझ सकेंगे। नहीं तो आधा अधूरा देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 15। ठीक है मित्रों, हमारी चारों ओर वायु। तो अध्याय 9 में हमने यह सीखा है कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है मित्रों, अध्याय 9 में हम ये पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए क्या होती है, वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? तो मित्रों, क्या आपने कभी वायु को देखा है? हम में से किसी ने भी वायु को नहीं देखा। ठीक है, अगर वातावरण साफ होता है तो हम वायु को नहीं देख सकते। आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी। ठीक है मित्रों, हम वायु को देख नहीं सकते लेकिन अनुभव जरूर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने बाहर कोई कपड़ा डाला है, अगर वो हिल रहा है, ठीक है मित्रों, अगर वो एकदम से तेज गति से हिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वायु चल रही है। ठीक है, या हम धूल को उड़ाते हैं, ठीक है, तो धूल उड़ के दूसरी दिशा में जाने लगती है, तो ये क्या कारण है? ये वायु की वजह से दूसरी जगह जा रही है। या हम कहीं पे खड़े होते हैं ऊंचे स्थान पे, या कहीं सड़क पे भी अगर हम खड़े हों तो वो हमसे टकराती हुई हवा निकलती है जो हमारे शरीर पे हमें महसूस होती है। ठीक है, जब आप पंखा चलाते हैं और पंखे के नीचे बैठते हैं तब भी आपको हवा महसूस होती है। आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ की पत्तियां खड़खड़ाती हैं, कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं, पंखे चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया था? तो देखिए मित्रों, इसमें हमने क्या किया था, रेत और बुरादे को निष्पावन विधि द्वारा अलग किया था, जिसमें हमने वायु की सहायता ली थी। ठीक है, क्या ली थी? बहती हुई वायु की सहायता ली थी। ठीक है, इस निष्पावन विधि में क्या करना होता है, हमें एक सूपे में हमारा जो भी अनाज है या जिस भी चीज को हमें अलग करना है उसे ऊपर से हम धीरे धीरे करके डालते थे, और जो भी अनाज होता था उसमें से जो भी हल्की चीजें होती थी वो वायु के द्वारा उड़कर दूसरी तरफ चली जाती थी। ठीक है मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा कि तूफान के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है। कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपरी हिस्से भी उखाड़ ले जाती है। ठीक है मित्रों, तो जहाँ जो समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पे यह तूफान अधिक आता है, तो वहाँ पे इस तरह की गतिविधि आप देखेंगे। क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? तो देखिए मित्रों, ये मेलों में मिलती हैं। ठीक है मित्रों, ये कहाँ मिलती हैं? मेलों में मिलती हैं। ये फिरकियाँ आपने अवश्य देखी होंगी। आप इसे एक जगह थोड़ी देर के लिए रखिए, फिर ये गोल गोल घूमेंगी, तो ये हमें क्या कराती हैं? एहसास कराती हैं हवा का। ठीक है, आइए क्रियाकलाप 1 करते हैं। चित्र 15.2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हैं, उनके अनुसार हम हमारी फिरकी बना सकते हैं। फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। ऐसा थोड़ा आगे पीछे करिए। ठीक है, आपको उसे थोड़ी आगे पीछे भी करना है। देखिए क्या होता है, क्या फिरकी घूमती है। आप उसे थोड़ी सा आगे पीछे करेंगे तो फिरकी घूमने लगेगी। ठीक है मित्रों,
फिरकी को कौन घुमाता है? क्या ऐसे वायु नहीं घुमाती? तो हाँ मित्रों, इसे वायु ही घुमाती है। क्या आपने बात सूचक को घूमते हुए देखा है? तो देखिए मित्रों, ये बात सूचक मतलब ये हमें बताता है कि वायु किस दिशा में चल रही है। ये है बात सूचक, ये हमें बताता है कि वायु किस दिशा में चल रही है। ये इसका एरो बना होता है, ये तीर, यही तीर हमें बताता है कि वायु किस दिशा में चल रही है, किस दिशा में बह रही है। ठीक है मित्रों, तो जिस दिशा में वायु जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही है, ठीक है, तो यह किस दिशा में रुक जाता है? जिस दिशा में वायु चलती है उसी दिशा में यह रुक जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि किस दिशा में वायु चल रही है। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? तो हाँ मित्रों, वायु हमारे ओर चारों जगह स्थित है। अपनी मुट्ठी बंद करें, इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए एक निश्चित क्रियाकलाप करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हमें क्या लेना? कांच की एक खुली हुई बोतल लीजिए। क्या करना है? कांच की खुली हुई बोतल लेना है। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? आप इसे उल्टा दीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? तो हाँ मित्रों, फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा? उसके अंदर वायु होगी। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्रियाकलाप करना है। देखिए, इस प्रकार से आपको बोतल को कहाँ डुबोना है? इसे आपको पानी में पहले डुबोना है, फिर थोड़ी सा तिरछा करना है। तो जब आप तिरछा करेंगे तो क्या होगा? इसमें जो इसके अंदर जो वायु उपस्थित है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाएगी और इस बोतल के अंदर पानी भर जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इस क्रियाकलाप से हम यह समझ जाते हैं कि खाली बोतल के अंदर क्या थी? वायु थी। ठीक है मित्रों, आप इसे कैसे खुले, ठीक है, आप इसे क्या मग से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके घर में आपके जो नहाने बाल्टी और मग रहता है, आप उससे भी कर सकते हैं। मग को आपको इस तरह से उल्टा करना है कि उसमें हवा ना जाए। ठीक, क्षमा कीजिए, कि पानी एकदम से ना जा पाए। ठीक है, आप मग को सीधा रख के फिर धीरे धीरे उसको नीचे ले जाइए और फिर धीरे धीरे तिरछा कीजिए, तो मग में भी धीरे धीरे पानी जाता है। ठीक है मित्रों, अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी के चित्र 15.4 के अनुसार डोबिए। बोतल को ध्यान से देखिए। क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? तो जब आप बोतल को सीधा डालेंगे, इस प्रकार से सीधा डालेंगे, तो बोतल में कुछ पानी वानी कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बोतल को तिरछा करते हैं तो इसमें पानी जाना शुरू हो जाएगा और पीछे से हवा निकलना, वायु निकलना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है मित्रों, तो आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं? तो यह बुलबुले ही जो बुलबुले थे वही क्या है? वायु थी। तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था। ठीक है, तो क्या था? बोतल के अंदर वायु थी। ठीक है, हाँ, आप सही हैं। यह वायु है जो बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। वास्तव में उसे उल्टाने पर भी यह पूरी तरह वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता। लेकिन वायु के निकलने के लिए क्यों नहीं निकल पाती? क्योंकि वायु के लिए निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। जब हम बोतल को जैसे ही तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुआ भाग में पानी भर जाता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है। यह बोतल के ऊपरी स्थान में भर जाती है। ठीक है, कहाँ भर जाती है? बोतल के ऊपरी स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता। हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होती है। ठीक है मित्रों, तो वायु क्या है? वायु की ये सारी विशेषताएं हैं
कि इसका कोई रंग नहीं होता, हम इसके आर पार देख सकते हैं और यह पारदर्शी होती है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्षमा चाहूंगा मित्रों, थोड़ी सा खांसी आ गई। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप वायुमंडल के बारे में भी समझ गए होंगे। आप इसे अपनी बुक में इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि वायुमंडल किसे कहते हैं। ठीक है भाई, आगे जानते हैं हम। ये देखिए पर्वतारोहण कर रहे हैं। यहाँ पे पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? देखिए क्यों ले जाते हैं, आइए पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। क्या आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? तो देखिए मित्रों, वो इसलिए ले जाते हैं ताकि वो सिलेंडर से ऑक्सीजन ले सकें, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं वैसे क्या होता जाता है? वायु विरल होती जाती है और उसमें ऑक्सीजन वायु की कमी होती जाती है। ठीक है मित्रों, इसी वजह से वो अपने साथ में क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। वायु कैसे बनती है? अब कैसे बनी वायु? आई कहाँ से आखिरकार? यह बनी क्यों? 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। क्या है? अधिकतर लोग 18वीं शताब्दी के जो लोग थे वो सिर्फ सोचते थे कि वायु एक पदार्थ है। ठीक है, फिर कुछ प्रयोग हुए, खोजें हुई, उन प्रयोगों से सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक एक करके हम इस मिश्रण के प्रमुख अवयवों के बारे में जानते हैं। तो इसका पहला अवयव है जल वाष्प। ठीक है मित्रों, वायु का पहला भाग क्या है? जल वाष्प। हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है। ठीक है मित्रों, तो ये भी हमने पढ़ा था कि जब यह वायु ये वायु है, जैसे ही ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उस ठंडे पृष्ठ पर छोटी छोटी जल की बूंदें जम जाती है। तो यही जल वाष्प क्या है? वो जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है, जिसकी बूंदें हमें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है मित्रों, प्रकृति में क्या है? जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, तो जल चक्र के कारण ही वायु में जल वाष्प उपस्थित रहती है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। अब है ऑक्सीजन। ठीक है, आप किसके बारे में पता करेंगे? हम ऑक्सीजन। देखिए, आपको इसके लिए क्रियाकलाप करना होगा। आपको एक मोमबत्ती लेनी होगी। ठीक है, उस मोमबत्ती को जलाना होगा, फिर उसके ऊपर क्या रखना होगा? एक कांच का गिलास। ठीक है, थोड़ी बड़ा होना चाहिए वो कांच का गिलास। फिर आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ही 30 सेकंड के अंदर ही आपकी मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक है मित्रों, तो ऐसा क्यों हुआ? तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। क्रियाकलाप 3। अपनी शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां मेज पर लगाइए। आप 2 भी ले सकते हैं या 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का गिलास उल्टा करके रख दें। दोनों मोमबत्ती को ध्यान से देखें, क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं? तो देखिए मित्रों, जिस मोमबत्ती पे आपने कांच का गिलास रखा है वह मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो ऐसा क्यों हो गया कि जिसके ऊपर गिलास नहीं रखा है वो नहीं बुझी और जिसके ऊपर गिलास रख दिया है वो बुझ गई? तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए मित्रों, जो हमारी आग होती है वो ऑक्सीजन की सहायता से जलती है। जब हमने जलती हुई मोमबत्ती को हमने कांच के गिलास से ढक दिया तो उस कांच के गिलास में जितनी ऑक्सीजन थी उसका उपयोग उस मोमबत्ती को जलाने में हो चुका है और
उसके और ज़्यादा अब उसमें क्या नहीं बची है, ऑक्सीजन नहीं बची, इसलिए वह मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती को जलाने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने के कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो जो मैंने अभी आपको आसान शब्दों में समझाया वही चीज इसमें लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती को जलने में सहायता करता है वह उसे ढकने के कारण, ठीक है, ढकने की वजह से वह जलाने वाला घटक उस एरिया में सीमित हो गया। अब जब वो सीमित हो गया तो कुछ देर बाद वह घटक समाप्त हो गया जिससे मोमबत्ती जलना बंद हो गई। और जबकि दूसरी मोमबत्ती लगातार वायु मिल रही है उसे, ठीक है, वायु मिल रही है तो वायु में वह घटक भी है। ठीक है, तो क्या है, वायु में वह घटक भी है जो मोमबत्ती को जलने में सहायता करता है। तो वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वह क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप ऑक्सीजन समझ गए होंगे। उसके बाद अगला घटक है हमारा नाइट्रोजन। ठीक है मित्रों, तो मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष था। ठीक है ना, तो देखिए वो मोमबत्ती तो जल गई, क्या थी, वो मोमबत्ती जल के बुझ गई। ठीक है मित्रों, क्या हो गई, वो मोमबत्ती थी जो जल के बुझ गई जब हमने उसमें गिलास ढांका। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसमें से ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। लेकिन ऑक्सीजन खत्म होने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ एक और घटक था। ठीक है, उस वायु में ऑक्सीजन तो जल गई, अब उस गिलास के अंदर एक बड़ा भाग जो था वो क्या कहलाता है, वही नाइट्रोजन था। ठीक है मित्रों, वही क्या था, नाइट्रोजन था। यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। तो इससे क्या मतलब है, जो घटक उसमें था वो उस मोमबत्ती को जलाने में या आग लगाने में सहायता नहीं कर रहा था। वायु का एक बड़ा भाग नाइट्रोजन कहलाता है जो मोमबत्ती के जलने में उपयोगी नहीं हुआ। ठीक है मित्रों, अब आइए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा हो तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। ठीक है मित्रों, अगर एक कमरे में आप जैसे कहीं किसी कमरे में हवन होता है, ठीक है मित्रों, हम सभी जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनके घरों में अवश्य ही हवन होता होगा। ठीक है मित्रों, उनके घर में क्या होता होगा, अवश्य हवन होता होगा। अगर हवन किसी ऐसे कमरे में हो रहा है जिसमें छोटी सी एकमात्र खिड़की है तो आप उस कमरे में नहीं बैठ सकते। ठीक है, आपको थोड़ी देर बैठेंगे आप और वहां आपको घुटन होने लगेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो धुआं जल रहा है, जो हवन हो रहा है, उससे धुआं उत्पन्न होगा। अब उस धुएं में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है मित्रों, उस धुएं में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही अधिक होती है जो वस्तु के जलने के कारण बनती है। ठीक है मित्रों, क्या होती है, जो वस्तु के जलने के कारण बनती है। तो इसका क्या कारण होता है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। हमारे चारों ओर वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि हम अगर खुले वातावरण में बैठे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखिए उस कमरे के अंदर क्या हुआ था, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गई थी किसी चीज के जलने की वजह से, और हमारे चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड अवयव है जो वो बहुत ही थोड़ा है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे वायु प्रदूषण होता है। देखिए मित्रों, ये तो इनने यहाँ पे बता दिया कि सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष एवं सूखी पत्तियों को जलाने से नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे वायु प्रदूषण होता है। इससे कहीं अधिक वायु प्रदूषण आपको पता है कौन फैलाता है, हमारी फैक्ट्रियां और वाहन। ठीक है, और जो खुले में प्लास्टिक का कचरा जलाया जाता है उनसे ज्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, और ये हमारी सरकार क्या कहती है, फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को जलाने से वायु प्रदूषण हो रहा है। उन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं दिख रही जिनके जो कि टॉक्सिक, इससे भी जहरीला जहर छोड़ती हैं। हमारी वाहन
आप जानते हैं वाहनों से कितना प्रदूषण होता है। मैं आपको वायु प्रदूषण के बारे में एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा किस चीज़ से कितना ज़्यादा प्रदूषण होता है। जितना कि इन फसलों से तो बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता, इनको जलाने से बहुत ही कम प्रदूषण होता है। उससे कहीं अधिक प्रदूषण मोटर गाड़ियों, फैक्ट्रियों, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो जिनसे वायु प्रदूषण होता है। बड़े बड़े महानगरों में देखा जाता है कि बड़े बड़े कचड़ों के ढेरों को ऐसे ही जला दिया जाता है। ठीक है मित्रों, तो इस चीज पे तो ध्यान नहीं जाएगा। इस पुस्तक में किसको वायु प्रदूषण के लिए दोषी ठहराया जा रहा है? फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को। ठीक है मित्रों, जो कि हम ये इस चीज को दोषी ठहरा रहे हैं। इसमें कहीं पे भी ये नहीं बता रहे हैं कि फैक्ट्री की वजह से भी ये सारी चीजें होती हैं। आइए आगे देखते हैं, शायद आगे लिखा हो कि फैक्ट्रियों की वजह से भी। हाँ मित्रों, आगे भी लिखा है कि कारखानों की वजह से भी प्रदूषण होता है। तो आइए, धुआं तथा धूल। अब धुआं तथा धूल क्या है? धुआं तथा धूल ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इसका कारण आप कारखानों की लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैस को हमारी नाक से तो दूर ले जाती हैं, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के नजदीक ले जाती हैं। तो देखिए मित्रों, इस पे तो कोई ठोस कदम उठेगा नहीं। ठीक है, जो किसान है उसकी फसलों को जलाने पे तुरंत कदम उठ जाएंगे, लेकिन जो फैक्ट्री कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं है उस पर ना कोई रिसर्च होगी कि उसको किस प्रकार से रोका जाए, ना ही उसका कोई उपाय ढूंढा जाएगा, ना ही उस पर कुछ रोक लगेगी। ठीक है, तो ऐसा है हमारी सरकार और हमारा समाज। अब आइए क्रियाकलाप 4 पढ़ते हैं। आपने विद्यालय घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए। ठीक है, तो क्या करना है? आपको अपने विद्यालय घर में धूप वाला कमरा खोजना है। सारे दरवाजे तथा खिड़की बंद कर दें तथा पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दें। जिस दिशा में सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। ठीक है मित्रों, तो आपको क्या करना है? बिल्कुल थोड़ी सा दरवाजा खोलना है जहां से धूप आ रही है। आप क्या पाएंगे? देखिए, आप अंदर आती हुई धूप की किरणों को सावधानी पूर्वक देखिए। आपको उसमें कुछ छोटे छोटे से तैरते हुए कण दिखाई देंगे। ठीक है मित्रों, देखिए इस प्रकार से ये यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रकार से ये कण आपको दिखाई देगी, धूप की वो एक रोशनी। ठीक है, तो उसमें क्या होगी? धूल के कणों की उपस्थिति आपको दिखाई देगी। क्या आप यह देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं? ये कण क्या हैं? अत्यधिक सर्दी में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए धूप के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल के कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। ठीक है मित्रों, तो बहुत ही छोटे छोटे से धूल के कण होते हैं जो कि हमें डांस करते हुए दिखाई देते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये जरूरी नहीं कि हर जगह धूल के कण हमें दिखे ही और एक समान मात्रा में दिखें। हो सकता है कहीं पे हमें बहुत सारे धूल के कण बहुत ज्यादा दिखें और कहीं पे बहुत ही कम दिखें। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये क्या करते हैं? हमारे जो धूल के कण होते हैं वो उनको हमारे फेफड़ों में नहीं जाने देते। ठीक है, क्योंकि हम इन धूल के कणों को भी खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन धूप में देख सकते हैं। ठीक है, जब धूप का छोटा सा एक पुंज आ रहा हो
हमारे दरवाजे से होता हुआ, तब हम धूल के कणों को देख सकते हैं। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा हो? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा ऐसे में? तो देखिए मित्रों, हमारे अभिभावकों ने, जब हम छोटे थे, जब मैं छोटा था, तो हाँ ऐसा होता था, कई बार हमारे अभिभावक हमें डांट देते थे कि मुंह से सांस नहीं लेना है। इससे क्या होता, हानिकारक धूल के कण हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे क्या है कि हम बीमार पड़ सकते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जल वाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें एवं जल वाष्प होती है। ठीक है मित्रों, देखिए अब ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, अब क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वातावरण में बढ़ रही है। ठीक है मित्रों, क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम इतने खराब क्रियाकलाप कर रहे हैं, हम सारे मनुष्य मिलके इतने मतलब ऐसे क्रियाकलाप कर रहे हैं जिनसे ये कार्बन डाइऑक्साइड का 1% जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम सभी मनुष्यों और जो हमारे देश की सरकारें हैं, सभी देशों की सरकारों द्वारा कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जो कि हमारे लिए और हमारी पृथ्वी के लिए कहीं से भी अच्छी सिद्ध नहीं होती। ठीक है मित्रों, आइए यहाँ पे बूझो और पहेली कुछ कह रहे हैं, इनकी बातों को सुन लेते हैं। बूझो आपसे यह पूछ रहा है कि 15.8 में पुलिसकर्मी ने मुखौटा क्यों पहना है? तो देखिए मित्रों, यहाँ पे पुलिसकर्मी है, ये देखिए ये मुखौटा क्यों पहने हुआ है? क्योंकि यहाँ पे बहुत, देखिए आप देख रहे हैं कितना धुआं है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कितना धुआं है इस पुलिसकर्मी के चारों। तो वो इसलिए यह मुखौटा पहना हुआ है ताकि वह क्या इस धुएं को अंदर ना ले पाए। ठीक है, जो भी धूल के कण है वो उसके अंदर ना जाए। पहली जानना चाहती है कि अगर पारदर्शी शीशे की खिड़की को नियमित रूप से साफ ना किया जाए तो वह धुंधली क्यों हो जाती है? बूझो जानना चाहता है कि आग जलाने की घटना के समय जलती हुई वस्तु के ऊपर कंबल लपेटने की सलाह क्यों दी जाती है? तो देखिए मित्रों, शीशा धुंधला क्यों हो जाता है? क्योंकि वो बहुत दिन से साफ नहीं हुआ। अब जब वो साफ नहीं होगा तो उस पर धीरे धीरे क्या होगे, धूल के कण जमते जाएंगे। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से अगर ये पूछ रहा है कि अगर कहीं पे आग लग जाती है किसी व्यक्ति को तो उस पर कंबल लपेटने की सलाह क्यों दी जाती है? तो देखिए मित्रों, क्या होता है, कंबल अपने अंदर से मतलब कि जैसे ही हमने किसी के ऊपर कंबल लगाया, ठीक है, किसी को आग लगी है और उसके ऊपर हमने कंबल लपेट दिया, तो इससे क्या होगा, आग तुरंत बुझ जाएगी, आग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी और आग तुरंत ही बुझ जाएगी। ठीक है मित्रों, तो ये देखिए, ये एक वायुमंडल जो हमारे वायु के घटक हैं उसके बारे में एक ये पाई चार्ट है। ठीक है मित्रों, ये क्या है, पाई चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस हैं। ठीक है मित्रों, आइए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है? ठीक है मित्रों, तो इसमें हम जानेंगे कि जो पानी में रहते हैं जीव और जो मिट्टी में रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्रियाकलाप 5 करना होगा। किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए, इसको धीरे धीरे गर्म कीजिए। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए। तो देखिए मित्रों, आपको कुछ इस प्रकार की पानी की सतह में इस प्रकार के छोटे छोटे से बुलबुले दिखाई देंगे, छोटे छोटे। देखिए मित्रों, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ अंदर देखिए ये कितने इसमें बुलबुले
जमे हुए है ना मित्रों। तो इस प्रकार के आपको बुलबुले दिखाई देंगे। आपको थोड़ी देर के लिए क्या है, इसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही ये हमें ये चीज दिखाई देगी, ठीक है। अगर आप तुरंत ही देखना चाहे तो तुरंत नहीं देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है मित्रों। तो ये क्या दर्शा रहा है कि जल में वायु विद्यमान होती है। पहेली क्या कह रही, पहेली जानना चाहती है, क्या जानना चाहती मित्रों, कि क्या ये छोटे छोटे वायु के बुलबुले तब भी दिखाई देंगे जब हम वायुरोधी बोतल में रखे ठंडे किए हुए उबले हुए पानी को पुनः गर्म करके इस क्रियाकलाप को करते हैं। क्या आप इसका उत्तर नहीं जान क्षमा कीजिए, फिर से पढ़ते हैं। पहेली जानना चाहती है कि क्या ये छोटे छोटे वायु के बुलबुले तब भी दिखाई देंगे यदि हम वायुरोधी बोतल में रखे ठंडे किए हुए उबले पानी को पुनः गर्म करके इस क्रियाकलाप को करते हैं। क्या आप इसका उत्तर नहीं जानते तो ऐसा कीजिए और फिर देखिए। तो देखिए मित्रों, एक बार इस पानी को उबाल लीजिए, फिर उसे ठंडा कर लीजिए, फिर उसे फिर एक बार फिर उबाल लीजिए, फिर उसे छोड़ दीजिए। तो आप क्या पाएंगे कि उसमें आपको जो छोटे छोटे बुलबुले नहीं दिखाई देंगे। क्या आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए दिखते हैं? तो देखिए, हम 15.10 में चित्र 15.10 में ये नीचे था, हमने इसमें छोटे छोटे बुलबुले चिपके हुए देखे थे। अब इसे ही अगर आप गर्म कर देंगे तो इसमें फिर बुलबुले नहीं दिखाई देंगे। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 8 तथा 9 में पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है? वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आइए अब हम जानते हैं कि ये जीव जो मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें कहाँ से ऑक्सीजन मिलती है। क्रियाकलाप 6। एक बीकर या कांच की गिलास में सूखी मिट्टी, इस गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए, इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में क्या थी, वायु होती है। ठीक है मित्रों, तो मिट्टी में भी इस प्रकार से क्या होती है, वायु होती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीवों एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा होती है तो इन छिद्रों एवं मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने में जमीन पर आना पड़ता है। ठीक है मित्रों, यही कारण है कि केंचुआ केवल भारी बारिश के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कौन करता है? ठीक है मित्रों, तो आइए अब हम जानते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ठीक है मित्रों, तो अध्याय 7 में हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने यह देखा था कि पौधे स्वयं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा ऑक्सीजन उससे क्या होती है, इससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और फिर
औसत ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो जितनी ऑक्सीजन उपयोग में आनी है उसकी तुलना में वे बहुत अधिक ऑक्सीजन बना लेते हैं। इसे वह क्या करते हैं, इसे वह वातावरण में इस ऑक्सीजन को वो छोड़ देती है। इसलिए हम यह कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा, देखिए मित्रों ये है पवन चक्की, पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? चित्र 15.12 को देखिए। तो देखिए मित्रों, ये है हमारी पवन चक्की, जिस प्रकार की है ऐसे चलती है। ठीक है मित्रों, वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की से विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइड, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के पराग कणों को इधर से उधर फैलाने में सहायक होते हैं। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा आज का पाठ वायु के बारे में, जिसमें हमने जाना कि वायु में कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक है मित्रों, वायु किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का अधिक दोहन नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें कहीं पे जाना है यदि, और हम गाड़ी का उपयोग, हम अपनी टू व्हीलर, ठीक है, हम किसी भी वाहन का उपयोग कर रहे हैं तो फालतू में हम वाहन ना चलाएं। ठीक है, बिना फालतू में हम इधर से उधर ना घूमें। इससे क्या होता है, बिना फालतू का पेट्रोल जलता है, और जब पेट्रोल जलेगा तो उसमें से भी क्या निकलता है, पेट्रोल जलने से भी वातावरण प्रदूषित होता है। ठीक है मित्रों, तो कृपया कर फालतू इधर से उधर ना घूमें। इससे क्या होता है, पेट्रोल भी फालतू में जलेगा और ईंधन की हमें ज़्यादा खपत होगी हमारे देश में। तो इसलिए फालतू ना घूमें, जितनी आवश्यकता है उतनी ही आए और जाए। ठीक है आइए अब देख लेते हैं हमने कौन कौन से शब्द इसमें पढ़े। तो कौन कौन से शब्द पढ़े, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु की संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं, पवन चक्की। तो ये सारे शब्द हमने इस अध्याय में देखे। ठीक है मित्रों, अब आइए सारांश पढ़ लेते हैं। सारांश क्या है, वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो जो वायु गतिशील होती है उसे हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल के कण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है वायुमंडल कही जाती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है मित्रों, तो ये सारी चीजें हमने इस पाठ में पढ़ी। अब आइए अभ्यास देखते हैं, हम अभ्यास कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये है हमारा अभ्यास। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, वायु के संघटक क्या है। तो देखिए मित्रों, वायु के संघटक कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल के कण, ठीक है मित्रों, धुआं, ये सारे वायु के संघटक हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन। ठीक है मित्रों, वायुमंडल में श्वसन के लिए आवश्यक गैस है ऑक्सीजन। ठीक है,
अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है। तो देखिए मित्रों, इसके लिए हम जो क्रियाकलाप अभी हमने मोमबत्ती वाला पढ़ा था, हमें वही क्रियाकलाप इसमें हम करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आप इसमें उसी क्रियाकलाप के बारे में लिख दीजिए। आपका इस प्रश्न का उत्तर ऊपर पाठ में दिया हुआ है। ठीक है मित्रों, आइए मैं आपको बता देता हूँ। इस क्रियाकलाप को आप लिख देंगे। देखिए, ये मोमबत्ती वाला जो हमारा क्रियाकलाप है, आप उसे लिख सकते हैं ये। ठीक है मित्रों, इसका उत्तर क्या है, क्रियाकलाप 3। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपको उस वाले प्रश्न में आपको क्या लिखना है। ठीक है, प्रश्न 3 में आपको लिखना है क्रियाकलाप 3। ठीक है, आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है। तो कैसे दिखाएंगे मित्रों, इसके लिए वो वाला क्रियाकलाप होगा जो कि अभी हमने देखा था। ठीक है, अभी तो हमने एक देखा था कि ज्वलन में कैसे सहायक होगी। अब आपको दिखाना है कि वायु जल में घुली होती है, तो कैसे बताएंगे आप घुली होती है। तो इसके लिए भी हमें कौन सा क्रियाकलाप करना होगा, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये वाला क्रियाकलाप, ये क्रियाकलाप 5 है, आपको ये इसमें लिख देना होगा। ठीक है मित्रों, तो इसका उत्तर ये क्रियाकलाप 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इसे लिख लेंगे। मैं आपको ये सारी चीजें समझा चुका हूँ, तो आप उसमें इसी उत्तर के रूप में आप उसमें लिख दीजिए। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है। तो देखिए मित्रों, क्या होता है, जब रुई जो होती है, रुई वो जब अपने सामान्य अवस्था में होती है तो उसमें क्या होता है, ढेर सारी वायु उपस्थित होती है। रुई के जो रेशे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, उनके बीच में बहुत सारा गैप होता है। ठीक है, तो वो गैप क्या होता है, जैसे ही हम उसे पानी में डाल देते हैं तो वो गैप, उस गैप में क्या भरी होती है, हवा। तो उस रुई को जैसे ही हमने कहाँ डाला, जल में डाला। ठीक है, तो जल में डालने से क्या होता है, उस रुई में जो छोटे छोटे से गैप थे वो पानी के द्वारा भर लिए गए। ठीक है, वो वहां पे जल भर जाता है, जिसकी वजह से वह रुई सिकुड़ जाती है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। ठीक है मित्रों, तो प्रश्न 6वें का उत्तर क्या है, पृथ्वी की चारों ओर की परत वायुमंडल कहलाती है। ठीक है, हरे पौधों के भोजन के लिए वायु के अवयव को खाली स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वायु के अवयव को किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है मित्रों, आइए अब देखते हैं प्रश्न 8। हमारा प्रश्न 8 क्या है, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। ठीक है मित्रों, तो हमें क्या बनाना है, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाना है जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव होती है। तो कौन कौन सी क्रियाकलाप हो सकते हैं, जैसे कि सभी जीव जंतुओं का श्वसन। ठीक है, सभी जीव जंतुओं का श्वसन के लिए आवश्यक होती है, वायु की उपस्थिति के कारण ही सभी जीव श्वसन कर पाते हैं। इसके अलावा पवन चक्कियों को चलाने में सहायक है, ईंधन को जलाने में सहायक है। ठीक है, पक्षी, कीट, वायुयान, ठीक है, और पराग कणों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में सहायक है। कीट, पक्षी और वायुयान को उड़ने में सहायता पहुंचाती है। ठीक है, पौधे वायु की वजह से अपना भोजन बना पाते हैं, क्योंकि जब जो वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है उसी से सारे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ग्लाइड, पैराशूट को उड़ाने में जो पाल युक्त जो नौका होती है वह वायु की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है मित्रों, पवन चक्की के द्वारा ट्यूबवेल चलाने में और पवन चक्की से बिजली भी बनाई जाती है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार के कुछ क्रियाकलाप थे जो वायु की उपस्थिति के कारण होते हैं। अब इसके बाद अगला क्या है हमारा, अगला है वायुमंडल में। प्रश्न 9 है, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे से किस प्रकार सहायता करते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं,
तो आइए हम जानते हैं कि वायु में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार से सहायता करते हैं। देखिए मित्रों, हम मनुष्य और जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर में से छोड़ते हैं। ठीक है मित्रों, क्या करते हैं, जो सारे जानवर हैं वो एक दूसरे जो जितने भी जानवर हैं वो श्वसन की क्रिया द्वारा क्या करते हैं श्वसन की क्रिया द्वारा अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तथा पौधे जो होते हैं, पौधे वातावरण में यही इसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं और इस क्रिया में ये ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों ही श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, एक पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं और मनुष्य एवं जीव जंतु ऑक्सीजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इस प्रकार से वातावरण में गैसों का आदान प्रदान पौधों, जानवरों एवं मनुष्यों के बीच होता रहता है और वे एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आज का ये पाठ आपको समझ में आया होगा और आप वायु प्रदूषण से संबंधित सावधानी बरतेंगे। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा जो अगला पाठ है वो विज्ञान का आखिरी पाठ होगा। ठीक है मित्रों, विज्ञान में कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक में कुल मिला के 16 पाठ थे। ये हमारा 15वां पाठ है। ठीक है मित्रों, ये हमारा कौन सा पाठ है, 15 पाठ है हमारे चारों ओर वायु। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट है 16 पार्ट। ठीक है, 16वां पार्ट है, उसका नाम है कचरे का प्रबंधन। ठीक है मित्रों, तो कचरे के बारे में हम उसमें जानेंगे कि हम किस प्रकार से कचरे का प्रबंधन हमें करना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।